हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस अकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। बच्चों, केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम ये चैनल का नाम है। इस चैनल पर मिलता है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की वीडियो, साथ ही आपको यहाँ पर नीट प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग वीडियोज़ भी मिल जाएंगे और स्टडी बिल्कुल फ्री है। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं पार्ट 5 मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और बच्चों, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही हैं, ये सब पिछले वीडियो का ही है। अभी जस्ट मैंने 1 घंटे पहले आपको इसके पहले का वीडियो स्टडी कराया था और 1 घंटे ब्रेक लेने के बाद मैं आपको अब ये पढ़ा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें अभी जस्ट हमने बनाया था, ठीक है, पिछले वीडियो का। और इसी वीडियो में मैं आपको समझा देती हूँ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मेंडल्स का लॉ हम इसमें ही देख लेते हैं। देखिए, मेंडल्स ने कितने लॉ दिए? मेंडल्स ने जो अपना ये टोटल जो क्रॉस कराया, इन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। आपको जैसा कि पता है, मैंने बताया है, बहुत सारे टर्म इसमें हम पढ़ चुके हैं क्योंकि हम आ गए हैं पार्ट 5 पर। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, ठीक है। तो मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो गार्डन पी लिया था, उस गार्डन पी में उन्होंने एक कैरेक्टर को लेकर के, एक ट्रेड को लेकर के उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराया, 2 ट्रेड को लेकर के उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराया और जो रिजल्ट मिला उस रिजल्ट को उन्होंने स्टडी किया था। और टोटल स्टडी करने के बाद उन्होंने 3 लॉज दिए हैं, ठीक है, 3 नियम दिए हैं जो कि एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में ये भी पूछता है कि मेंडल्स के तीनों नियम क्या है वो बताइए। तो आपको केवल तीनों नियम के नाम लिखने हैं ना। हो सकता है कि केवल एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इनके तीनों नियम को बताइए, केवल तीनों नियम के नाम लिखने हैं आपको, ठीक है, तीनों लॉज बताने हैं। उसके बाद लॉज को विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो भी आप इन्हीं डायग्राम से, जो आपने मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो आपने स्टडी किया है, उसी से आप इनके तीनों लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस वजह से ये मैंने इसको रब नहीं किया और हाथों हाथ मैंने सोचा कि आपको ये मेंडल्स के लॉ को स्टडी करा दूं पहले। तो देखिए, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, एक पीढ़ी से कैरेक्टर का या ट्रेट का दूसरे पीढ़ी में जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। तो एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब माता पिता की कैरेक्टर बच्चों संतानों में जो ट्रांसफर हो रहा है, ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है इनहेरिटेंस। तो ये कैसे होता है, इसके लिए 3 नियम दिए गए, 3 लॉज दिए गए। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस नाम से ही आपको लग रहा है, डोमिनेंस मैंने आपको पढ़ाया था कि डोमिनेंस 2 तरीके के कैरेक्टर होते हैं। एक होता है डोमिनेंट कैरेक्टर, दूसरा होता है रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है? ऐसा कैरेक्टर जो आपको दिखाई दे, जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। और रिसेसिव कैरेक्टर वो होता है जो कैरेक्टर छुपा रहे, अगर डोमिनेंट सामने है तो, ठीक है। मैं रिसेसिव कैरेक्टर हूं, मेरे सामने कोई डोमिनेंट कैरेक्टर है तो डोमिनेंट कैरेक्टर अपने कैरेक्टर को शो करेगा और मैं चुपचाप उस समय क्या करूंगी, बैठी रहूंगी, देखती रहूंगी। मेरे अंदर भी कुछ टैलेंट है बट मैं अपने टैलेंट को शो नहीं करूंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं रिसेसिव हूं। जो मेरे सामने डोमिनेंट है वो अपने कैरेक्टर को, उसका कैरेक्टर मान लो सिंगिंग का है तो वो अपने सिंगिंग के कैरेक्टर को शो करेगा, एक्सप्रेस करेगा। यानी कि सिर्फ सिंगिंग की ही बात हो रही है। मुझे अच्छा डांसिंग आता है, अगर मैं डांस अच्छा करती हूँ बट मैं रिसेसिव कैरेक्टर हूँ तो ये चीज किसी को पता नहीं पड़ेगा कि डांसिंग कैरेक्टर भी है, ठीक है। तो केवल सिंगिंग वाला कैरेक्टर ही सबको पता पड़ेगा क्योंकि दोनों साथ साथ है। तो डोमिनेंट का इफेक्ट ज्यादा है, वो अपने कैरेक्टर को शो करेगा और रिसेसिव अपने कैरेक्टर को शो नहीं करता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में इन्होंने टोटल क्या बताया? इन्होंने यही बताया जो ये यहां पर हमने स्टडी किया था, ठीक है। इन्होंने कहा कि यदि एक टॉल प्लांट को लेकर के और एक अगर ड्वार्फ प्लांट के साथ दोनों के बीच में यदि हम क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर आएगा, जो पौधे आएंगे, जो प्लांट्स आएंगे फर्स्ट जनरेशन में, वो 100% क्या होंगे? वो 100% जो है सारे के सारे क्या होंगे? टॉल प्लांट होंगे। यानी 100% जो है वो हाइब्रिड टॉल मिलेंगे। हाइब्रिड टॉल का मतलब क्या है कि इसके अंदर 2 कैरेक्टर हैं। देखिए, ये पहला क्या है? ये कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या शो करता है? कैपिटल टी जो है ये टॉल कैरेक्टर को शो करने वाला जिन है, ठीक है। और जो यहां पर हमको मिला तो ये कैपिटल टी यहां पर आया है F1 जनरेशन में, पढ़ चुके हैं आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस। F1 जनरेशन में यहां पर कैपिटल टी आया है, ठीक है। और स्मॉल टी, ये स्मॉल टी है, स्मॉल टी भी इसके अंदर है। बट स्मॉल टी के रहते हुए भी आपको सारे के सारे पौधे कैसे दिखाई देंगे? सब के सब पौधे आपको टॉल दिखाई देंगे, सब लंबे हैं, ठीक है। यानी कि F1 जनरेशन में आपको 100%
टॉल प्लांट मिलते हैं, बट इस टॉल प्लांट को हम प्योर टॉल नहीं कह सकते क्योंकि कैपिटल टी नहीं है, बल्कि क्या है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है, तो मिक्सअप है ये, है ना, दो जीन का मिक्सअप है। टॉल वाला जीन भी यहाँ पर मौजूद है और ड्वार्फ वाला जीन भी मौजूद है, तो दोनों जीन का मिक्सअप है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये हाइब्रिड टॉल है। लेकिन कैरेक्टर उसी का शो होगा जो क्या होगा, डोमिनेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर है। जैसा मैंने अभी बताया कि मेरे सामने यदि कोई बहादुर मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिंगिंग वाला है तो सिंगिंग कैरेक्टर ही शो होगा। मुझे डांसिंग अगर आता भी है तो वो डांसिंग कैरेक्टर छुपा रहेगा, वहाँ पर एक्सप्रेस नहीं होगा, किसी को नहीं पता पड़ेगा कि डांसिंग कैरेक्टर भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो देखिए कैपिटल टी जो है वो वही सिंगिंग वाला है, स्मॉल टी जो है वो डांसिंग है। तो कौन अपने कैरेक्टर को शो करेगा, सिंगिंग वाला कैरेक्टर जो है वो शो होगा। ठीक है ना, तो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता है। ठीक है, तो उन्होंने यहां से लेकर के काम करना शुरू किया। पेरेंटल जनरेशन है ना, ये पी जनरेशन, पेरेंट इन्होंने लिया, दो प्लांट पेरेंट लिया, उन दोनों के बीच में क्रॉस कराया और क्रॉस करवा करके F1 जनरेशन यानी कि पहली संतान वाली पीढ़ी उन्होंने ओरिजिनेट की। ठीक है, उन्होंने ग्रो किया, पहली संतान वाली पीढ़ी उन्होंने ग्रो किया और ग्रो करने के बाद इनको क्या, जो भी इनको बातें समझ में आई, ठीक है, उन बातों को उन्होंने मैथमेटिकल टर्म इस तरीके से समझाया और थ्योरिकल टर्म वही समझाया जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कि जब हम एक टॉल प्लांट को, एक प्योर टॉल प्लांट और प्योर ड्वार्फ प्लांट ले लेते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंटल जनरेशन है, इन दोनों के बीच में जब हम क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो हमको कैरेक्टर मिलता है, जो ऑफस्प्रिंग मिलते हैं, जो प्रोजेनी मिलते हैं, ठीक है, जो F1 जनरेशन में पहली पीढ़ी में जो हमको प्रोजेनी मिल रहे हैं यानी कि जो ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं, उसमें सारे के सारे कैरेक्टर जो है वो टॉल वाले कैरेक्टर ही एक्सप्रेस हो रहे हैं। ड्वार्फ वाला जो कैरेक्टर या ट्रेट, ड्वार्फ वाला जो ट्रेट है वो छुपा रह जाता है, यानी कि टॉल वाला ट्रेट क्या है, डोमिनेंट है और ड्वार्फ वाला क्या है, रिसेसिव है। और इस लॉ को बोला जाएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। आपको समझ आ गया? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, ये चीजें आपकी बुक में लिखी हुई हैं। यहाँ पर मैं कुछ भी नोट्स तौर पर आपको नहीं दे रही हूँ, केवल ज़्यादा अच्छा से अच्छा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको ईजिली सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये बातें है ना, पहले लॉ इसी चीज को लिखेंगे, लिखने के बाद एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर आपने क्या क्या किया इन्हीं को सेंटेंसेस में लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का चार्ट दे देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक हमने ये पी जनरेशन और ये F1 जनरेशन बना दिया, ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस कंप्लीट। ठीक है, अब अगर आपको एग्जाम में आता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इनका सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को विद एग्जाम्पल समझाइए। ठीक है, ये हमारा हो गया एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार। अब आप इसको करेंगे कैसे, आता तो आपको पहले से भी है, ठीक है ना, आपने समझ रखा है ये, लेकिन सॉरी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये नहीं है, ये है, ठीक है ना, तो आपने पहले से भी समझ रखा है, बट इसी चीज को अब हम लिखेंगे कैसे एग्जाम में, वो मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना, सेग्रीगेट करना मतलब होता है अलग करना, यानी कि सेपरेट करना। इसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। ठीक है, क्या ये कह रहा है मैं अभी आपको समझाती हूँ। इसी का तीसरा नाम भी है लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स। ठीक है, स्प्लिट का मतलब भी होता है टूटना। ठीक है, तो स्प्लिटिंग मतलब भी तोड़ना, सेग्रीगेट मतलब भी तोड़ना। ठीक है, या इसी को हम मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी। ठीक है ना, जब बात हेरिडिटी की आती है तो मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी हमारा सेकेंड वाला लॉ है। ठीक है, सेकेंड वाले लॉ को मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। ओके, तो ये इतने नाम हैं इनके, है ना। अगर आपको कुछ भी कहे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहेगा तो भी आपको यही बात समझना है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहेगा तो भी इसी लॉ की बात हो रही है, लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स कहेगा तो भी इसी लॉ की बात हो रही है, मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी कहेगा तो भी आपको इसी की बात हो रही है, ये बात आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह रहा है, अब यहां पर बताया गया, ठीक है, इसी चीज में बताया गया। देखिए, आप चाहे यहां से भी बता सकते हैं, यहां से भी बता सकते हैं। ठीक है ना, कह रहा है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेट का मतलब होता है जिन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं, ये एलील के फॉर्म में होते हैं। अब मैंने आपको एलील बताया था पहले कि एलील का मतलब होता है जोड़े का क्रोमोसोम। ठीक है ना, जोड़े के जो जिन होते हैं जो एक कैरेक्टर को, एक ट्रेट को बताते हैं, उनको हम बोलते हैं एलील। तो एलील कभी भी अकेला एक नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या होते हैं, पेयर ऑफ जिन होते हैं ना, जोड़े के जिन होते हैं जो मिलकर के एक कैरेक्टर को बताते हैं या एक ट्रेट को बताते
जाते हैं। जैसे ये प्लांट टॉल है, ठीक है, तो ये पौधा लंबा होगा, इसकी लंबाई को देने वाला, इसका क्रेडिट किसको जाता है, इसका क्रेडिट जाता है जिन को। कितने जिन को, 2 जिन को, क्योंकि एक जिन अकेला कभी रहता ही नहीं है ना। जिन हमेशा कैसे रहते हैं, जोड़े में रहते हैं, और जोड़े में रहने वाले जिन को हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये पौधा ड्वार्फ है, मटर का पौधा है लेकिन छोटा है, इसके छोटे होने का क्रेडिट किसको जाता है, क्रेडिट जाता है किसको, जिन को। कौन से जिन को, ये स्मॉल टी वाले को। क्या वो अकेला है, नहीं, वो भी क्या है, पेयर में है। तो जिन क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, ये ऑलवेज पेयर में रहते हैं, ठीक है। अब अगर आपको इन दोनों से कोई तीसरा अगर आपको ट्रेट चाहिए, ट्रेट को मैं कैरेक्टर बोल रही हूं ताकि आपको ज्यादा इजीली समझ में आए। अगर आपको कोई तीसरा ट्रेट चाहिए यानी कि लक्षण चाहिए, ठीक है ना, कि ये नहीं, ये ऐसा वाला कैरेक्टर रहता तो मजा आ जाता, ठीक है। तो न इतना हमको लंबा पौधा चाहिए, ना हमको इतना छोटा चाहिए, हमको दोनों के बीच का चाहिए। कोई भी इस तरीके का आपके मन में आइडियाज आता है, ठीक है, कि हमको ऐसा वाला भी कैरेक्टर है, ऐसा वाला भी कैरेक्टर है, दोनों का मिक्सअप मिल जाता तो मजा आ जाता, ठीक है। तो मिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस वाले जो इनका पेयर है, इस पेयर को हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस पेयर को हमको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों जो जिनका ये जो पेयर है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, अलग, एक यहाँ पर ब्रेक लगाइए और एक ब्रेक यहाँ लगाइए, ठीक है, तोड़ना पड़ेगा। इन दोनों जिन को अलग अलग करना पड़ेगा और अलग करके एक नया पेयर बनाना है आपको, जोड़ा बनाना है। तो एक इसमें से ले लो, एक इसमें से ले लो, बन गया हमारा एक नया पेयर बना ना यहाँ पे। तो ये क्या बन गया हमारा, एक, ये देखो एक नया पेयर बन करके तैयार हुआ। तो ये नया बनेगा कैसे, जब पुराना वाला क्या होगा, टूटेगा, ठीक है। तो पुराने वाले दोनों जिन को हमको अलग करना पड़ेगा और इसके जिन को अलग किया, उसके जिन को अलग किया, और जो अलग हुए हैं उनको मिला करके हमने एक नया कैरेक्टर बना दिया, ठीक है। तो देखिए इसी लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कहा जाता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब आपको कुछ नया कैरेक्टर अगर चाहिए तो पुराने जिन को पहले क्या करो, अलग अलग करो, सेग्रीगेट करो। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट इसको क्यों बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि अगर आप इनको अलग अलग भी कर देते हैं, जैसे ये क्या कर रहा है, टॉल प्लांट, ठीक है। टॉल प्लांट किसकी वजह से आया, इन जिन की वजह से आया। यहाँ कितने जिन थे, 2 जिन थे, ठीक है, दोनों जिन रिस्पॉन्सिबल टॉल के लिए। तो क्या अगर हम इन दोनों जिन को अलग अलग कर देंगे तो एक जिन अकेला भी क्या टॉल प्लांट का कैरेक्टर रखता है क्या, है ना। तो यहां पर यह बताया गया कि अगर दोनों जिन अलग अलग भी हो जाते हैं तो भी उनके गुण नहीं जाएंगे, उनके कैरेक्टर वही रहेंगे जो यहां पर थे, ठीक है। यानी कि प्योरिटी ऑफ गैमेट, ये बिल्कुल प्योर है, मतलब अपने प्योर कैरेक्टर को रखते हैं, ठीक है। प्योर कैरेक्टर को तब भी रखेंगे अगर इसका टॉल कैरेक्टर है तो ये टॉल कैरेक्टर ही रखेगा, चाहे यहां पर भी रहेगा तो भी, है ना। चाहे इसके साथ जोड़ा बनाया हुआ है तो भी टॉल, इसके साथ से हटा उधर उसके साथ पेयर बना लिया तो भी वहां पर वो अपने अच्छे कैरेक्टर को, जो उसका अपना खुद का कैरेक्टर है, उसको उसने छोड़ा नहीं, ठीक है। चाहे आप यहाँ इंडिया में रह रहे हैं, इंडियंस हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर जाकर के फॉरेन कंट्री में भी रहते हैं तो भी आप वैसे ही दिवाली होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि आपने अपने कैरेक्टर को छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट, यानी कि अपने कैरेक्टर को बरकरार रखना, है ना। गैमेट अगर जिन अलग भी हो जाते हैं, एक नया पेयर भी बना लेते हैं, फिर भी वो अपने कैरेक्टर को पकड़ के रखते हैं, इसी को बोलते हैं प्योरिटी। अब यहाँ पर भी इस चीज को पकड़ के रखे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ड्वार्फ वाला जो है ये अपना कैरेक्टर खो करके इसके साथ मिक्सअप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कैपिटल टी वाला केवल शांत बैठा है, शांत इसलिए बैठा है क्योंकि उसके सामने डोमिनेंट है ना। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि अगर डोमिनेंट, जैसे डोमिनेंट को आप हटा दो और ये जैसे ही अकेला पाएगा वापस से फिर ये क्या करेगा, फिर वही ड्वार्फ वाला कैरेक्टर ही देगा, ठीक है। तो ये अभी शांत बैठा है क्योंकि कह रहा है कि ठीक है कि तुम डोमिनेंट हो, तुम अपने आप को एक्सप्रेस करो, और मैं रिसेसिव हूं इसलिए मैं अपने कैरेक्टर को अभी छुपा करके रखूंगा। लेकिन कभी एक मौका ऐसा भी आएगा जब तुम हटोगे और मेरा वाला जोड़ीदार अगर आ जाता है, ठीक है ना, जैसे डोमिनेंट हटेगा तो मैं अपने कैरेक्टर को वापस से एक्सप्रेस करूंगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, ठीक है। यह मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले, है ना। तो इस लॉ को इसलिए कहा जाता है कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, की अगर ये एक साथ रहते हैं तो भी अपने कैरेक्टर को बरकरार करके रखते हैं, और अगर अलग अलग भी हो जाते हैं तो भी अपने कैरेक्टर को बरकरार करके रखते हैं, यानी कि प्योर होते हैं ये, ठीक है। लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स, वही बात हो गया कि इनको स्प्लिट करना, लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स। अब कह रहा है हाइब्रिड्स को स्प्लिट करो, ठीक है ना। ये क्या है हमारा हाइब्रिड कैरेक्टर, हाइब्रिड कैरेक्टर यानी कि मिक्स है, इसमें 2 जिन इसमें मिक्स है ना, एक कैपिटल टी हो गया कि स्मॉल टी हो गया, ठीक है ना, दोनों
मिक्स है, इनको भी स्प्लिट करो, ठीक है, इनको भी तोड़ो। चलो तोड़ते हैं, इनको भी तोड़ते हैं, ठीक है ना। F1 जनरेशन ये हमारा है, चलो इसका हम F2 जनरेशन निकाल देते हैं, ठीक है। तो इनका भी हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे, है ना। इसी प्लांट में हमने क्या करवाया, सेल पॉलिनेशन, ठीक है। पूरी अच्छी तरीके से मैंने समझाया बच्चों पिछले वीडियो में, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ज्यादा क्लियर ना समझ में आए तो एक बार पिछला वीडियो देखिए, क्योंकि पिछला वीडियो सिर्फ ये कैसे कैसे क्रॉस करवाते हैं उस पर ही मैंने बताया है। यहाँ मैं आपको इसी एग्जाम्पल पर आपको बता रही हूँ, ये लॉ समझा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए लॉ, ये जो हमारा प्लांट है, इसी एक प्लांट को, अब यहाँ मेंडल को तो प्रॉब्लम हुई है ना, उन्होंने कहा कि मैंने इसको और इसको दोनों को लिया था तो यहाँ पर मिक्स कैरेक्टर आना चाहिए, बट यहाँ पर केवल एक ही कैरेक्टर आ रहा है जो बिल्कुल इसके जैसा मैच कर रहा है, तो ये कहाँ गया, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए, इसको ढूंढ निकालने के लिए उन्होंने जो दिमाग लगाया कि जरूर इसका जिन तो यहाँ पर प्रेजेंट है बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो चलो इसको ढूंढ निकालते हैं। तो इन्होंने इसी पौधे से क्या करवाया, सेल पॉलिनेशन कराया, यानी कि इसी एक ही प्लांट के पॉलन ग्रेन्स को लेकर के उसी प्लांट के स्टिग्मा पर उन्होंने छिड़क दिया, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गया सेल पॉलिनेशन, ठीक है। तो जब उन्होंने इसी पॉलन ग्रेन्स को इसी पौधे के स्टिग्मा पर छिड़क दिया तो ये हो गया सेल पॉलिनेशन। अब जब सेल पॉलिनेशन हुआ, यानी कि क्या कह रहा है, कि लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स, ये जो हमारे हाइब्रिड्स है ना, इनको भी स्प्लिट करो, इनको भी तोड़ो, लो तोड़ दिया इनको भी, ठीक है। इसका एक हमने जीन यहाँ रख दिया और दूसरा जीन हमने यहाँ रख दिया, क्योंकि एक ही पौधा है इसी पौधे का, और यही सेम जीन हमने यहाँ भी रख लिया कि इसी पौधे के ऊपर हम क्या करवा रहे हैं, दोनों के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो कैपिटल टी स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। दोनों जीन को देखो हमने अलग अलग कर दिया, कैपिटल टी को यहाँ कर दिया, स्मॉल टी को यहाँ कर दिया, यहाँ कैपिटल टी कर दिया, यहाँ स्मॉल टी कर दिया, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, ठीक है। इनके बीच में हमने क्रॉस करवाया। क्या क्रॉस करवाया, ये कैपिटल टी इसके साथ मिला, ठीक है, और हमारा रिजल्ट क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको इसके साथ मिलाएंगे, रिजल्ट को यहाँ लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसको इसके साथ मिलाया हमने, रिजल्ट इसको हमने इसके साथ मिलाया, रिजल्ट लिखा हमने कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको हमने इसके साथ मिलाया, रिजल्ट मिला स्मॉल टी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करवाया, इसको इन कैरेक्टर्स को भी, जो हमारे पास हाइब्रिड जो जीन थे उनको भी हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया, और स्प्लिट करके हमने निकाल लिया F2 जनरेशन, ठीक है। पहले हमारा ये पेरेंट था, पेरेंट के बाद इसकी संतानें कैसी होंगी, ये संतानें होंगी, ठीक है। इनकी संतानें कैसी होंगी, इनकी संतानें ऐसी होंगी, ठीक है। कैसी संतानें हैं इनकी संतानें बाहर से देखने पर फिनोटाइपिक, बाहर से देखने पर 3 जो है टॉल है और एक क्या है, ड्वार्फ है, ठीक है। यानी कि फिनोटाइपिक रेशियो देखा जाए तो 3:1, ठीक है, ये रेशियो आया। अगर इन्होंने जीनोटाइपिक रेशियो देखा कि जीन जो है, जीन कैसे हैं, तो कैपिटल टी एक ही जीन इसमें केवल है जो कि कैपिटल टी है, प्योर वाला है, ठीक है। तो ये हो गया 1, ठीक है, और 2 क्या है, हाइब्रिड टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी, हाइब्रिड टॉल, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1:2, और एक आ गया हमारा जो छुपा हुआ था, अब यहाँ पर इसके साथ डोमिनेंट नहीं है तो इसने अपने आप को यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो कैपिटल स्मॉल टी हमारा ये एक नया ट्रेट आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, यही चीजें यहाँ पर आ गई। तो यानी कि रेशियो क्या आया, जीनोटाइपिक अगर आप जीन को देखते हैं तो 1:2:1 का रेशियो आया। फिनोटाइपिक यदि आप बाहर से देखते हैं तो 3:1 का रेशियो यहाँ पर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इनका जो ये लॉ है, लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स, समझ में आ गया आपको, ठीक है। या इसी को हम मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी, है ना। एक जनरेशन जहां स्टार्ट हो रहा है, हेरिडिटी जहां जाना शुरू हो रहा है, वो इन्होंने लॉ दिया, पहला लॉ है ये, ठीक है। तो अगर आपको आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो आप यहां से स्टार्ट करिए, पेरेंटल से स्टार्ट करिए, इसको बनाइए, फिर इसको बनाइए, फिर इसको बनाइए, ठीक है। और जो बातें बोली गई हैं, नाम से ही जो समझ में आ रहा है उसी चीज को आपको सेंटेंसेस से लिख देना है, जो भी मैंने आपको समझाया, ठीक है। सेग्रीगेट करना है ना, बताया ना मैंने आपको, सेग्रीगेट करना, प्योरिटी क्यों कह रहे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स क्यों कह रहे हैं, उन चीज़ों को, सेंटेंस को आपको बस उसी को क्या करना है, एक सेंटेंसेस बनाना है और इनके लॉ को लिख देना है। एग्जाम्पल में आपने यहाँ पर जो जो किया वो लिखिए, एकदम आराम से ईजिली लिखते जाइए कि टॉल प्लांट लिया आपने, डॉर प्लांट लिया, उसका ये जीन है, क्रॉस पॉलिनेशन कराया, F1 जनरेशन आया, F1 जनरेशन में सेल पॉलिनेशन कराया, ये आया, ये रेशियो आया, बस ठीक है। इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देना और इसको लिख देना है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ क्या कह रहा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, या इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ फ्री कॉम्बिनेशन, या इसी को हम कहते हैं मेंडल्स सेकेंड लॉ ऑफ हेरिडिटी, ठीक है ना। मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी सेकेंड वाले को कहा जाता है, और सेकेंड वाले को कहते हैं मेंडल का। यहाँ पर ये जो सेकेंड वाला है ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया और ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ, ठीक है। और वैसे लॉ कितने होते हैं, ये 3 लॉ है। मेंडल्स के 3 नियम है, लेकिन इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी, इसको कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ हेरिडिटी, तीसरे वाले को, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
इसके लिए हम देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस ये क्या होता है, ये जो टोटल ये जो ड्रॉ आपको दिख रहा है ना हॉच पॉच, ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूं। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्होंने दो दो यहां पर कैरेक्टर ले लिया था। लॉ क्या कह रहा है सिर्फ उसके बारे में समझिए। ठीक है, बाकी ये क्या चीजें हैं बच्चों, इसको वापस एक्सप्लेन करूंगी तो फालतू वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि पीछे सब समझा चुकी हूँ, पीछे यही चीज तो समझाया था, अभी तो यही डायग्राम बताया था सब कुछ, है ना। तो एक बार आप वहां जाकर के प्लीज देख लेना प्लीज। ठीक है, और आपको मैं यहाँ पे लॉ समझाती हूँ। देखिए, कह रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब होता है कि हर कैरेक्टर, है ना, अगर ये जो हमारे जिन आ रहे हैं इसमें क्या है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, ये टोटल क्या है, राउंड एंड येलो को शो करने वाले हैं ये, है ना, राउंड और येलो को शो करेंगे। तो राउंड एक ट्रेट हो गया, मतलब एक कैरेक्टर, और येलो दूसरा हो गया। एक को कितने जिन कंट्रोल करते हैं बच्चों, 2। ठीक है, और 2 को कितने करेंगे, 4। तो यहाँ पर आपको 4 जिन दिखाई दे रहे हैं। इसी प्लांट का जब हम इसी प्लांट में क्या करते हैं, सेल पॉलिनेशन, F1 जनरेशन में हमको ये सारे मिले हैं, इसी का और इसी में जब हम क्या कर रहे हैं, सेल पॉलिनेशन करवा रहे हैं, तो देखिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, हर एक जिन का दूसरे के साथ क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम देखते हैं कि कितने पेयर बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी कितने पेयर बनने की है। तो देखिए हमने बनाया कैसे, मैंने आपको जो सिखाया था पीछे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉलर। ठीक है, फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, है ना। ऐसे ही आप अरेंज करिए, बहुत ही इजीली कर देंगे। ठीक है, 4 इनको आपको कहेगा कि इनसे 4 पेयर बनाओ। ठीक है, 4 जिन के पेयर बनाओ। तो चलो 4 जिन के पेयर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, कैपिटल आर ये आप लिखिए, फिर स्मॉल आर ये आप लिखिए, हमारे आर हो गए। अब वाई को हमको अल्टरनेट डालना है, पहले वाले के साथ कैपिटल वाई, दूसरे वाले के साथ स्मॉल वाई, तीसरे वाले के पास के साथ वापस कैपिटल वाई, फिर हमारा स्मॉल वाई। ठीक है ना, इस तरीके से हमने कितने पेयर बना लिए, जिन के 4 पेयर हमने बना लिए। ठीक है, कैपिटल आर इसमें है और कैपिटल वाई है। कैपिटल आर क्या करता है, राउंड कैरेक्टर देता है, और कैपिटल वाई क्या करता है, येलो कैरेक्टर देता है। कैपिटल आर राउंड देगा, लेकिन स्मॉल वाई क्या करता है, ग्रीन कलर देता है। स्मॉल आर जो है वो रिंकल कैरेक्टर देता है, और कैपिटल वाई कौन सा कैरेक्टर देगा, कैपिटल वाई जो होता है वो येलो कैरेक्टर देता है। स्मॉल आर जो और स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई जो होगा ये क्या करेगा, रिंकल और ग्रीन कैरेक्टर देता है। ठीक है, ये ट्रेड देते हैं। अब हमने ये पूरा क्रॉस करवाया, हमने चेकर बोर्ड बनाया, यानी कि हमने प्यूनेट स्क्वायर बनाया, और ये करके हमने F2 जनरेशन निकाल दिया। ठीक है ना, इन्हीं में हमने सेल पॉलिनेशन कराया। ठीक है, कैसे कराया मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, अब कह रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कह रहा है कि हर एक जो जिन का जो जोड़ा बना है ना, वो हर एक जिन, ठीक है, वो दूसरे के साथ मिलकर के अपने ही कैरेक्टर को इंडिपेंडेंटली अपने ट्रेट को इंडिपेंडेंटली, मतलब क्या होता है, एकदम स्वतंत्र रूप से, है ना, इंडिपेंडेंट। देख कहा गया ना, इंडिपेंडेंट हम मनाते हैं ना इंडिपेंडेंस डे, मतलब स्वतंत्रता दिवस। हर एक जिन स्वतंत्र होकर के अपना काम करेगा। ठीक है, हर एक जिन स्वतंत्र होकर के अपना काम करेगा, और कोई दूसरा जिन, मतलब मैं अपना काम करूंगी स्वतंत्र रूप से, मेरे बगल में दूसरा वो अपना जिन अपना काम कर रहा है स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। ठीक है ना, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। मैं इसके काम में कोई इंटरफेयर नहीं करूंगी और ये मेरे काम में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पर यही देखा गया, इन्होंने बताया कि हर जिन स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा है। जब हमने इसके 4 जब हमने जोड़े बनाए, तो यहां हमने कैपिटल आर बनाया। ठीक है, कैपिटल आर, अब स्मॉल, अभी कैपिटल आर किसके साथ था, कैपिटल वाई के साथ है। ठीक है, तो कैपिटल आर अपना कैरेक्टर शो कर रहा है, कौन सा, राउंड। कैपिटल वाई अपना कैरेक्टर शो कर रहा है, कौन सा, येलो। ठीक है, तो ये अपना कैरेक्टर और ये अपने कैरेक्टर को शो कर रहा है, अपने ट्रेड को शो कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के काम में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ठीक है ना, अब ये देखिए कैपिटल आर जो होता है वो क्या कर रहा है, वो अपना कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, इसका कैरेक्टर क्या है, राउंड, और स्मॉल वाई का कैरेक्टर क्या है, स्मॉल वाई का कैरेक्टर है कि कलर क्या देंगे, ये स्मॉल वाई ग्रीन कलर देंगे। ठीक है ना, ये अपने कैरेक्टर को शो करेंगे। तो यानी कि जब इनका पेयर बनकर के जो यहाँ पर तैयार हुआ, ठीक है, तो वहां देखा गया कि जिन का जो जोड़ा है, वो जिन का जोड़ा अपने अपने कैरेक्टर को शो कर रहा है, वहां पर एक्सप्रेस कर रहा है। यहाँ कैपिटल आर जो है ये राउंड दे रहे हैं, कैपिटल वाई ये जो है येलो कलर दे रहे हैं। कैपिटल आर राउंड दे रहा है, और यहाँ इन दोनों में जो डोमिनेंट है वो अपना कैरेक्टर देगा। ठीक है, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों आ गए, तो इसमें से डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल वाई है, तो वो अपना कैरेक्टर शो करेगा, यानी कि राउंड और येलो। तो
हमने देखा कि यहाँ पर जो पौधे हैं वो हमको कई तरीके के मिले। कैसे मिले? कुछ हमको 9 तो हमको मिले कैपिटल आर कैपिटल वाई यानी कि राउंड और येलो, और 3 हमको कैसा मिल रहा है? राउंड और ग्रीन मिल रहा है। देखो राउंड वाला तो है अपना कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन ग्रीन कैरेक्टर कौन देगा? ग्रीन कैरेक्टर देगा स्मॉल वाई। अब यानी कि स्मॉल वाई उसके साथ आ गया। ये देखिए कैपिटल आर दे रहा है राउंड कैरेक्टर और स्मॉल वाई का जो जोड़ा बन गया तो ये क्या देगा? ग्रीन देगा। तो सब अपने अपने कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारा जोड़ा बन गया। ऐसा नहीं है कि कैपिटल स्मॉल वाई कहेगा कि मैं स्मॉल आर के साथ रहूंगा तभी मैं अपने कैरेक्टर को शो करूंगा, है ना, कि व्रिंकल्ड और ग्रीन हम बनाते आ रहे हैं तो वही बनाएंगे। ऐसा नहीं है। स्मॉल वाई जब कैपिटल आर के साथ भी जाता है तो वहां पर स्मॉल वाई कहता है कि भाई मेरा काम तो यही है ना कि मैं ग्रीन कलर दूं, तो मैं चाहे यहां रहूं तो भी ग्रीन कलर दूंगा और चाहे कैपिटल आर के साथ रहूंगा तो भी ग्रीन कलर ही दूंगा। तो देखो यहाँ पर स्मॉल वाई है यानी कि ग्रीन कलर देगा, और कैपिटल आर भी वही बात कहता है। कैपिटल आर कहता है कि जरूरी नहीं है कि मैं कैपिटल वाई के साथ रहूंगा तभी राउंड दूंगा, ठीक है। अगर मैं कैपिटल वाई के बजाय अगर मैं स्मॉल वाई के साथ भी रहता हूं तो भी मैं अपने कैरेक्टर को शो करूंगा, यानी कि मैं राउंड ही रहूंगा, ठीक है। तो यहां पर इंडिपेंडेंटली मतलब सब स्वतंत्र रूप से अपने अपने जोड़े, जो उनका अपना कैरेक्टर है कि हम ये जोड़ा बनाएंगे और ये कैरेक्टर शो करेंगे, और इन नियमों को ध्यान में रखते हुए, लॉ ऑफ डोमिनेंस को ध्यान में रखते हुए सबने अपने अपने कैरेक्टर को स्वतंत्र रूप से शो किया, ठीक है। और जो यहाँ पर कैरेक्टर मिले हमको, जो ट्रेट मिले F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाने पर, वो हमको इस रेशियो में मिले 9:3:3:1 के रेशियो में मिला, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 16 पौधे ले रहे हैं तो हमको 16 पौधों में से 9 जो मिलेंगे वो राउंड और येलो मिलेंगे, 3 जो है वो राउंड और ग्रीन, 3 जो है व्रिंकल्ड और येलो, और 1 जो है ये व्रिंकल्ड और ग्रीन। लेकिन उन्होंने क्या 16 ही पौधे लगाए थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है ना। उन्होंने क्या किए थे, वो तो एक साथ प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत सारे गार्डन में लगाते थे, है ना, बहुत सारे सीड छिड़कते थे। क्यों सीड छिड़कते थे? ताकि प्रैक्टिकल उनका बिल्कुल उसको 100% वो कह सकें कि नो इट इज करेक्ट, है ना, कोई उनके ऊपर उंगली न उठा सके। एक साथ वो बहुत सारे एक ही कैरेक्टर को लेकिन बहुत सारे पौधों पर आजमाते थे, ठीक है। तो संख्या वहां पे प्लांट का ज्यादा रहता था, बट उनका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो यही था 9:3:3:1 के रेशियो में हर एक कैरेक्टर ने अपने आप को वहां पर एक्सप्रेस किया, ठीक है। तो किसी के ऊपर बंधस नहीं था, है ना, किसी के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि तुमको इसके साथ ही रह करके कैरेक्टर शो करना है, तुम इसके साथ रहोगे तो ही कैरेक्टर शो करोगे, ऐसा कहीं भी नहीं था, ठीक है। ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई भी इवन आ जाते थे तो फिर वो लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला करने लगते थे, ठीक है, कि भाई कैपिटल हो, तुम कैपिटल हो तो तुम डोमिनेंट कैरेक्टर हो, मैं स्मॉल हूं तो मैं रिसेसिव कैरेक्टर हूं, तो तुम अपने कैरेक्टर को शो करो, मैं भी वेट करता हूं जब मेरा टाइम आएगा, है ना, जब तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं अपने कैरेक्टर को शो करूंगा। समझ में आ रहा है बात? तो यहां पर क्या है कि एकदम इंडिपेंडेंटली, है ना, सबने अपने कैरेक्टर को शो किया और किसी ने किसी के काम में कोई इंटरफेयर नहीं किया। ये बात आपको लिखनी है इस लॉ में, ठीक है। और लिखने के बाद फिर क्या करना है, आपको पूरा ये बना करके आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है, ठीक है। यहां से आपको शुरू करना है। राउंड और येलो यहाँ से शुरू करेंगे, पेरेंटल जनरेशन लेंगे, दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे, उसके बाद हमारा ये जनरेशन तैयार होगा F1 जनरेशन, जिसमें कि सब राउंड और येलो होंगे लेकिन हाइब्रिड होंगे। फिर इनको लेकर के ये हम तैयार करेंगे F2 जनरेशन, ये चेकर बोर्ड या प्यूनेट स्क्वायर में ये हम बनाएंगे F2 जनरेशन। उसके बाद इनके बीच में सेल पॉलिनेशन करा करके, सॉरी ये सेल पॉलिनेशन तो हम करा ही रहे हैं, सेल पॉलिनेशन करा के F2 जनरेशन हम करेंगे। फिर F2 जनरेशन में हमको क्या रिजल्ट मिला उसको हम यहाँ तक लिखेंगे, और इन्हीं चीज़ों को जो आपने यहाँ पर बनाया उन्हीं को शब्दों में लिखते हुए जाएंगे, ठीक है, कि फिर हमने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, ठीक है। तो थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन, है ना। आप देख ही रहे हैं फ्री रिकॉम्बिनेशन, उससे टूटो, है ना, पहले हम दोनों कंबाइंड थे, ठीक है, फिर उससे हटे इसके साथ जुड़े। रिकॉम्बिनेशन मैं बताती हूँ जैसे, और देखिए रिकम्बाइंड होना, है ना। एक और ले लेती हूँ, ये देखो, ये 4 कलर के मार्कर हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे है रिकॉम्बिनेशन। ये दोनों हटे, इससे ये हटा, इससे ये हटा, ठीक है, इन्होंने पेयर बना लिया, इन्होंने इधर पेयर बना लिया, ठीक है ना। रिकॉम्बिनेशन होना, कोई किसी के साथ जुड़ रहा है, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसका साथ जुड़ गया, ठीक है ना, पेयर बना रहे हैं, फ्रीली बना रहे हैं, फ्रीली अपना कैरेक्टर शो करेंगे। चाहे ये इसके साथ रहेगा फिर भी ये रेड कलर देगा, ये ब्लैक कलर देगा, ये इसके साथ चला गया तो भी ये ब्लू कलर देगा और ये ग्रीन कलर देगा, ठीक है ना। अपने कैरेक्टर को, ये ऐसा नहीं कि ये इसके साथ रहेगा तो ही इससे आप ग्रीन से लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो बिल्कुल जैसे ये मार्कर जो है बिल्कुल इनोसेंट है, अपने कैरेक्टर देते हैं
हैं, चाहे आप कैसे भी पेयर बनाओ, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जिन भी इनोसेंट है उसके साथ रहेंगे तो भी अपना वही कैरेक्टर देंगे, उसके साथ रहेंगे तो भी यही कैरेक्टर देंगे, और साथ में लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसलिए रिकम्बिनेशन, अगर रिकम्बाइंड भी होते हैं तो भी ये फ्रीली अपना कैरेक्टर देते हैं, ठीक है। या इसी को मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो मेंडल्स के तीनों लॉ मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि तीनों लॉ कहता क्या है, ठीक है। और ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल। तो बच्चों यहाँ पर ये टॉपिक हमारा डन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी। अब तो मैं इसको रब करूंगी, ठीक है। वापस मुझे फिर वापस से इसी को ड्रॉ करना है, बट मैं ड्रॉ करके आपको बताऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हो गया है, भर गया एकदम। तो हम पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है। और उसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे कि मेंडल्स ने मटर के पौधे को ही क्यों सेलेक्ट किया, और क्या मेंडल के पहले क्या दूसरे कोई साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा, या फिर मेंडल के सफलता के पीछे का क्या कारण है, ठीक है। इसके बारे में स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अब के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए।